बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.1 डिविजिबिलिटी एंड मॉड्यूल अर्थमेटिक। ठीक है, सबसे पहले इसकी थोड़ी सी हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, देन इसकी एक्सरसाइज की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन वन हमारे पास यहाँ पे है कि इफ ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए और बी जो है कोई भी इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स आपको पता होगा नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जीरो से लेकर आपके पास पॉजिटिव इंफिनिटी तक और जीरो से ही लेकर आपके पास नेगेटिव इंफिनिटी तक। ठीक है, ये हमारे पास सारे इंटीजर्स होते हैं। ए और बी इंटीजर्स है जिसके अंदर ए जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है और हम कह रहे हैं वी से दैट ए डिवाइड्स बी। अब ए डिवाइड्स बी से क्या मुराद है इस पूरे चैप्टर के अंदर, तो यहाँ पे आपके पास ए आ जाता है, एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है और फिर हम बी लिख देते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं हम ए डिवाइड्स बी। ठीक है, और अगर हम सिंपल वर्ड्स के अंदर लिखें तो उसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो है बी को हम डिवाइड करवा रहे हैं ए से। ठीक है, या फिर अगर मैं आसान लफ्जों में बताऊं कि मिसाल के तौर पे मैं एक बोल दूं कि भाई ए आपके पास एक इंटीजर है जो कि 3 है और बी जो है वो आपके पास एक इंटीजर है वो है 12। ठीक है, और मैं फिर ये बात लिख देता हूँ कि a डिवाइड्स b, इसका मतलब क्या होगा, आपके पास 3 देन एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक हो गई बात, सही है। लेकिन हम इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, जो 3 जो होगा, क्योंकि बात क्या लिखी हुई 3 डिवाइड्स 12, यानी कि भाई आपने क्या करना है, 3 हिस्से करने हैं किसके, 12 के। ठीक हो गई बात, सही है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12 हो जाएगा, तो इसका आंसर आपको 4 मिल जाएगा। ठीक है, आई होप बात समझ में आ रही होगी। और वो इफ, आगे बात देखिए क्या लिखी हुई है, इफ देयर इज एन इंटीजर सी सच दैट बी इज इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, जिस तरीके से हमें आंसर क्या मिला 4, इसका आंसर मिला 4, आपके पास क्या कहलाएगा, सी कहलाएगा यहाँ पे। ठीक है, ए आपके पास क्या था 3, डॉट लगा के सी आपके पास क्या मिला 4। तो इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ तो क्या ये बी के बराबर आ रहे हैं, जी हाँ बी के बराबर आ रहे हैं। बी आपके पास यहाँ पे क्या है 12 है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, और आगे बात ये लिखी हुई, और इक्विवेलेंटली इफ a upon b is an integer, when a divides b we say that a is a factor or divisor of b and that b is a multiple of a। the notation a b, ये बात आ गई, ये लिखी हुई a denotes that a divides b, we write a, और ये जो आपके पास लाइन इसके ऊपर क्रॉस आ जाएगा, b when a does not divides b। जिस तरह मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर आ जाता है आपके पास a की जगह पे आपके पास आ जाता है 11 और b की जगह पे, चलें b की जगह पे 11 आ जाता है और a की जगह पे आपके पास 4 आ जाता है और 4 11 से डिवाइड नहीं हो रहा तो हम इसको कुछ यूं क्रॉस कर देंगे। आई होप बात समझ में आ गई होगी। अब जरा चलते हैं इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ जो हमने डेफिनेशन 1 में पढ़ा था, इसके तहत जो हमारे एग्जाम्पल सॉल्व हो रही है। ये आपके पास इसकी एक्सरसाइज आ गई 4.1 की। इसका पहला क्वेश्चन है डस 17 डिवाइड्स ईच ऑफ दीज नंबर्स। ठीक है, अब 17 डिवाइड्स का मतलब हम अगर इस चैप्टर के मुताबिक हम लिखेंगे कि किस तरीके से लिखेंगे 17, देन उसके बाद आपके पास लाइन के बाद 68 आ जाएगा। ठीक है, हमें पार्ट ए के अंदर ये काम करना है, मैं यहाँ पर रफली रफली सॉल्व कर रहा हूँ इस पार्ट ए को। ठीक है, 17 और डिवाइड 68, इसका मतलब ये जिससे हम सिंपल अपनी क्लासेस के अंदर करते हुए आए हैं। ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे भाई क्या 68 जो है डिवाइड हो सकता है 17 यानी कि 4 हिस्सों में। तो मैंने यहाँ पे काम किया कि 17 को जब मल्टीप्लाई कराया 4 से, 17 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आपके पास इक्विवेलेंट आ रहा होगा किसके, 68 के आ रहा होगा। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऊपर 4 हो जाएगा और यहाँ पे 68 आ जाएगा, कुछ भी नहीं रिमाइंडर बचेगा। तो इसका मतलब क्या होता है आपके पास कि 17 जो है जब डिवाइड होगा 68 से तो उसका आंसर मिलेगा 4। तो हम इसका आंसर, इस जवाब का आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का, डस 17 डिवाइड ईच ऑफ दिस नंबर। तो सबसे पहले इसके लिए तो यस हो जाएगा, यस डिवाइड होगा। उसके बाद फिर बारी आई थी जल्दी से 84 की। अब 84 को डिवाइड करना है। अब मुझे यहाँ पे पता चलेगा कि भाई 17 जब 4 टाइम्स है तो आपके पास 68 आ रहा है। इसी तरीके जब 17 5 टाइम्स हो जाएगा तो आपके पास क्या आएगा, 85 आएगा आपके पास। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या चाहिए 84 चाहिए। तो इससे ही मतलब ये निकलता है मेरे आपके पास कि यहाँ पे आपके पास आ गया भाई 84, सॉरी 84 आ जाएगा यहाँ पे।
इसको जब मैं 17 से डिवाइड करवाना चाह रहा हूँ तो 85 मेरे पास बड़ा नंबर है, तो ऊपर क्वेश्चन के अंदर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा और यहाँ पे 68 आ जाएगा और रिमाइंडर आपके पास क्या बच जाएगा, 16 रिमाइंडर बच जाएगा आपके पास। तो हम क्या बोलेंगे, 84 डज नॉट डिवाइड्स बाय 7, यानी कि आप ये भी बात बोल सकेंगे 17 डज नॉट डिवाइड 84, एक ही बात हो गई। ठीक हो गई बात, सही है। उसके बाद फिर बारी आ जाती है इसकी, ठीक है। इनको मैंने यहाँ पे ये देखें डायरेक्ट सॉल्यूशन के अंदर हुआ हुआ आपके पास जो है सी पार्ट जो है इसका वो यस है, सिंस 357 जो है वो क्या है आपके पास डिवाइड हो रहा है 17 से, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये ए का रोल अदा कर रहा है और ये जो क्वेश्चन के अंदर आ रहा था, यानी कि मिसाल के तौर पे 357 है और यहाँ पे आपके पास 17 है। 17 को जब आप 21 टाइम्स करेंगे तो आपको 357 मिल जाएगा, ठीक है। जो बचने वाला नंबर था वो सी कहलाता है, तो इसलिए यहाँ पे ए डॉट सी की फॉर्म में इन्होंने लिखा हुआ है, यस सिंस 357 इज इक्वल टू 17.21। इसी तरीके से आपका पार्ट डी के अंदर नो, नो का मतलब क्या है, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर क्या बच रहा होगा, 15 रिमाइंडर बच रहा होगा जब आप 1001 को डिवाइड करवाएंगे किससे, 17 से, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये आप खुद ट्राई करके देखें और इसके रिमाइंडर जो है क्या बच रहा होगा, 15 बच रहा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन 2 है, प्रूव दैट इफ a इज एन इंटीजर अदर देन 0 देन, कह रहे हैं भाई a जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है 0 के अलावा, और आपने क्या प्रूव करके दिखाना है कि 1 डिवाइड्स a। जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड्स का साइन आ गया कुछ यूं और a आ गया, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करके दिखाना है। हमने डेफिनेशन 1 के अंदर पढ़ा था आपके पास कि अगर आपके पास a और b हो, इस तरीके से लिखा हो, यानी कि a डिवाइड्स b हो, तो हमें इसका आंसर क्या मिलता है, b इज इक्वल टू ac मिलता है, यही बात है। और अगर मैं कुछ यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे आपके पास क्या है, b का रोल कौन अदा कर रहा है, सेकंड नंबर पे कौन है, a, तो a आपके पास, और a किसके बराबर होगा, a और c के। यहाँ पे इस क्वेश्चन में a क्या है, पहला बंदा कौन है, 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। डॉट लगाने के बाद c, c कौन सा पर्सन होता था, c क्या होता है, जब मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पे जल्दी से आपको रिमाइंड करा दूं मैं कि अगर आपके पास लिखा होता था 12 और 3 लिखा हुआ होता था आपके पास, ठीक है। हम क्या करते थे भाई, इसको जब सॉल्व कराते थे तो आपका 12 ऊपर आ गया, 3 नीचे आ गया, 3 वन 3, 3 4 12, ठीक है। तो 4 इसका सी पार्ट होता था। यहाँ पे हमारे पास क्या है, a डिवाइड बाय 1, ठीक है। तो 1 1 जा 1 हो गया, मिसाल के तौर पे 1 a जा a होगा, ठीक है। 1 को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a आएगा आपके पास, तो आपके पास जो यहाँ पे जो c पोर्शन निकला वो क्या निकला, a निकला। तो इसका आंसर ये होगा, सिंस 1 डिवाइड a सिंस a इज इक्वल टू a डॉट b। आई होप बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। और इसको कुछ इस तरीके से लिखा भी हुआ है यहाँ पे। इसी तरीके का काम 0 के साथ भी होगा। जब a डिवाइड 0 आ जाएगा आपके पास तो कुछ यूं लिखेंगे, a डिवाइड 0, इसका मतलब क्या है कि 0 डिवाइडेड बाय a। तो यहाँ पे b का रोल कौन अदा कर रहा है, b इज इक्वल टू ए सी, आपने दिमाग में रखना है। आपके पास क्या है, b इज इक्वल टू ए सी, b यहाँ पे 0 है, 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे पहला बंदा a होता है, a की जगह पे a आ जाएगा। a को मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि 0 आ जाए, 0 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, इस वजह से ये बात दिखा। आई होप बात समझ में आ गई, ठीक है। थोड़ा सा बोरिंग है ये चैप्टर, लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह समझ में आता रहेगा। जल्दी से आगे चलता। चलिए अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें बात ये बोली हुई कि प्रूव दैट पार्ट 2 ऑफ थ्योरम 1 इज ट्रू। हमने जो भाई थ्योरम 1 का जो पार्ट 2 है ना उसको प्रूव करके दिखाना है कि भाई ये बात आपके पास ट्रू लिखी हुई, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, थ्योरम नंबर 1 आ गया। इसका जो पार्ट 1 है वो बुक में खुद सॉल्व हुआ है, पार्ट 2 जो हमें खुद सॉल्व करना है। यहाँ बात देखिए कि इफ a डिवाइड्स b देन b डिवाइड्स a डिवाइड्स bc फॉर ऑल इंटीजर्स c, ठीक है। ये बात हमने प्रूव करके बतानी है। इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास गिवन के अंदर क्या है, a डिवाइड b, ठीक है। अब हमें पता है बाय डेफिनेशन b जो होता है, जब भी आपके पास कुछ इस तरीके से लिखा हो a डिवाइड्स b देन b इज इक्वल टू ac फॉर इंटीजर c, ठीक है।
ये बात तो भाई आप लोगों को पता है, हम क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर उसकी डेफिनेशन के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट ए डिवाइड्स बी, देन आपके पास कंडीशन क्या आ जाती है कि b इज इक्वल्स टू 80 फॉर इंटीजर, बात है देयर फॉर देयर इज एन इंटीजर, इफ देयर इज एन इंटीजर की बात यहाँ पे लिख देंगे, इफ देयर इज एन इंटीजर, शॉर्ट में लिख देता हूँ इंटीजर t। ठीक है, हमारे पास अब क्या आ गया, b इज इक्वल्स टू 80 आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, बोथ साइड पे हम c को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई c बोथ साइड। ठीक है, ये समझ जाइए, ये मल्टीप्लाई का साइन है, आप लोगों ने पूरा प्रॉपर लिखना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड c। ठीक है, मल्टीप्लाई c बोथ साइड में लिख दिया, तो यहाँ पर गिवन कंडीशन क्या हो जाएगी, बी सी इज इक्वल टू ए टी सी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं भाई, यहाँ पे थोड़ा सा हमें और काम करना है, देन बी सी इज इक्वल टू ए, और ब्रैकेट के अंदर आपके पास आ जाता है टी और सी। हम ये मान लेते हैं आपके पास टी और सी मल्टीप्लाई करा के कोई एक कांस्टेंट है जिससे आपके पास ये आंसर आ रहा है, तो आपके पास बात प्रूव हो गई। यहाँ पे आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ए डिवाइड्स बी सी। आई होप बात समझ में आ गई, फिर भी इससे रिलेटेड कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने बस यही काम किया है कि इस पूरे टीसी को पूरा एक कांस्टेंट बना लिया। अब आप इसको नाम भी दे सकते हैं कि लेट टीसी इज इक्वल टू डी। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, बीसी इज इक्वल टू ए डी हो जाएगा, और डी जो है वो आपके पास वही कांस्टेंट होगा बाय डेफिनेशन के अंदर जो आपके पास सी होता था, जो सी होता था ना यहाँ ऊपर जो मैंने कहा, जो ये सी होता था वो रोल आपके पास ये डी अदा कर रहा है, तो ये बात आपके पास प्रूव हो गई। ठीक है, चलते हैं आगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें बात बोलेंगे प्रूव दैट 3 ऑफ थ्योरम 1 इज ट्रू। जल्दी से देख लेते हैं हम, हमारे पास यहाँ पे जो थर्ड है थ्योरम 1 का, इसमें लिखा है इफ ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स सी देन ए डिवाइड्स सी। ठीक है, बहुत आसान से इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास गिवन कंडीशन सबसे पहले आई थी कि ए डिवाइड्स बी है, बाय डेफिनेशन हम इसको कुछ यूं लिख लेते हैं भाई, बी इज इक्वल टू ए टी। ठीक हो गई बात, सही है। और आपके पास जो सेकंड बात है बी डिवाइड्स सी, ये बात है ना आपके पास, तो हम इसको ये बात लिख लेते हैं बाय डेफिनेशन सी इज इक्वल टू बी एस। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए कि जो मैंने ऊपर बताया था आपको कि अगर आपके पास ए जो है वो बी से डिवाइड हो रहा हो, इफ देयर इज एन इंटीजर सी सच दैट आपके पास क्या होगा, बी इज इक्वल टू ए सी होगा। तो यहाँ पे बी ए डिवाइड्स बी था, इसको मैं लिख दिया बी इज इक्वल टू ए सी। यहाँ पे बी डिवाइड सी था, मैंने लिख दिया सी इज इक्वल टू बी सी। अब क्या किया मैंने, अब वैल्यूज पुट होंगी और कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, मैंने क्या किया, b इज इक्वल टू 80 था ना, ये यहाँ पे पुट करा देता हूँ, तो c आपके पास क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू b की जगह पे क्या आ गया, 80 आ गया, 80, और ये s वैसे का वैसा लिखा हुआ। उसके बाद क्या किया, c इज इक्वल टू a, और t और s इन दोनों को ब्रैकेट में लिख के एक ही कांस्टेंट मान लिया। ठीक है, जिसको आप अपनी मर्जी का कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं यहाँ पे इनको नाम दे देता हूँ मिसाल के तौर पे q का। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया, c इज इक्वल टू a q हो गया, तो बाय डेफिनेशन ये बात प्रूव हो गई, a डिवाइड्स c। ठीक है, आई होप बात समझ में आ गई हो। फिर भी कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और ये के व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।